ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि हमने इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के 1 to 6 चैप्टर को ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में मिनरल को समझ लेते हैं सबसे पहले कि मिनरल क्या होता है। तो सबसे पहले मिनरल जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस है, नेचुरल है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन। या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है, बट वो होगा नेचुरल सब्सटेंस विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। मिनरल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। मिनरल क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है, नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। एक केमिकल, डेफिनेट केमिकल होता है इसका और एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये क्या है? मिनरल। अब मिनरल को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स यानी कि वो मिनरल्स, पहला जिसके अंदर होंगे फेरस, फेरस यानी कि एफई, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? फेरस होता है। दूसरे हो गए नॉन फेरस, नॉन फेरस जैसे कि कॉपर और बॉक्साइट, ठीक है ना। ये भी मेटल होते हैं लेकिन इनके अंदर एफई नहीं होता है। किन के अंदर एफई नहीं होता है? कॉपर और बॉक्साइट के अंदर। इतना याद रखना कि हम मेटलिक मिनरल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। इसके बाद दूसरा टाइप का मिनरल है, वो है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल। ओके, सो नॉन मेटेलिक मिनरल में पहला आता है आपका फ्यूल मिनरल, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है, जो ये फ्यूल मिनरल है, ठीक है ना। ये आपके आ गए नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर, पहला आ गया, ठीक है। दूसरा जो अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपका माइका है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, जो मिनरल तो है बट वो नॉन मेटेलिक मिनरल है और वो फ्यूल कैटेगरी के अंदर भी नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए इतना? ये एग्जाम्पल थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लिमिटेड है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, कभी ज़िंदगी में सुने नहीं है, ईजी है ये, ठीक है। इनको याद कर सकते हो और कर भी लेना, क्योंकि मिनरल के बारे में स्टार्टिंग करने के लिए 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन जब भी आता है तो इतना डेटा बहुत है। ओके, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम जो हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इंडिया के अंदर, दे अकर इन अ पेनिनसुला प्लेट्यू। जो हमारी कंट्री का पेनिनसुला प्लेट्यू है उसके अंदर हमको मैक्सिमम मेटल मिलते हैं। हम लोगों ने सुना भी होगा पहले से कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो हाउस है मिनरल्स का। ओके, जो ये पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन्स है, जो हमारे ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक है, यहाँ पे हमारा मेटेलिक मिनरल मिलता है। ओके, इसके बाद ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व अकर इन वैली ऑफ दामोदर, ठीक है। जो 97% है हमारा किसका? कोल का, ठीक है, याद रखना। जो कोल का 97% है हमारा, वो कहाँ मिलता है? हमें दामोदर में मिलता है, सोन में मिलता है, महानदी में मिलता है और गोदावरी रिवर के पास मिलता है, ठीक है। ये रिवर कहाँ है हमारी? ये रिवर हमारी है, हमारी सेंट्रल ईस्ट इंडिया की तरफ है ये रिवर्स हमारी, ठीक है। इनके पास में ही हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम कोल मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो पेट्रोलियम रिजर्व है जो हमारी कंट्री के अंदर है, ठीक है, या दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ आसाम, ठीक है। देखो पेट्रोल जो होता है ना वो सेडिमेंट्री में ही मिलता है मैक्सिमम, ठीक है ना। आपको जो दूसरी तरीके की रॉक्स है, इग्नियस हो चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, वहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपको सेडिमेंट्री बेसिन में ही मिलेगा, ठीक है। कहाँ के? आसाम के, गुजरात के या मुंबई हाई के, ठीक है। दैट इज़ ऑफ शोर रीजन इन अरेबियन सी। मुंबई हाई में आप लोग जानते होंगे जो अरेबियन सी वाला रीजन है, ठीक है, मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर, वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। क्या? पेट्रोलियम रिसोर्स जो हमारी कंट्री का है, ठीक है। ये कोल तो इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेट्रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना देख लेना, ठीक है। इसके बाद डिटेल में देखेंगे हम लोग आगे चल के। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया आपके एग्जाम में आता है, कोई पूछता है तो इतनी छोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एग्जाम पर्पज़ के लिए। ओके, इसके बाद न्यू रिजर्व भी हमको मिले हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। वो मिले हैं हमें कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन के पास पे, ठीक है। कोई पूछेगा कि आपको जो गैस के या नेचुरल जो पेट्रोलियम के आपके जो भंडार है वो कहाँ मिले हुए हैं? वो आपको मिलेंगे कृष्णा के पास, गोदावरी के पास या कावेरी रिवर बेसिन के पास मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मिनरल्स आर जनरली कंसनट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। 3 ब्रॉड बेल्ट्स हैं जहाँ पे हमको मोस्टली मिनरल्स देखने को मिलते हैं, आगे देखेंगे उनको, ठीक है। देयर में बी सम स्पॉडिक अकरेंस हेयर एंड देयर इज़ अ आइसोलेटेड पॉकेट्स, मतलब कि अलग अलग जगहों पे भी हो सकते हैं उस रीजन में, ठीक है, या एक जगह पे बहुत सारे भी हो सकते हैं मिनरल्स। अब क्या करते हैं कि इन मिनरल्स को, जो ये बेल्ट है हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारे पास ब्रॉड बेल्ट है इंडिया के अंदर जो 3, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। तो जो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन है इसको याद करना,
ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है हमारी कंट्री का, यहाँ पे हमें मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो इनके अंदर क्या आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसका मैक्सिमम पार्ट आपका झारखंड के अंदर आता है। इसके अलावा उड़ीसा प्लेट्यू में भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। या इसके अलावा वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड अदर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे पास जो मिनरल के लिए 3 ब्रॉड रीजन्स हैं, उनमें पहला कौन सा आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है। नॉर्थ ईस्ट में आपके पास पहला हो जाएगा छोटा नागपुर। एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है कि छोटा नागपुर कहाँ पर है, तो आपको झारखंड में टिक करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये याद रखना। इसके बाद इट इज़ वैरायटी ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे मिनरल्स, जैसे कि हमारे पास आयरन ओर है, कोल है, ठीक है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, माइका है, यहाँ पे इनके बहुत सारे भंडार मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन। तो साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन के अंदर आपका पहला आ जाता है कर्नाटका के बाद गोवा, फिर है कंटिन्यूअस तमिलनाडु, अपलैंड एंड केरला, ठीक है। ये रीजन्स हैं आपके साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन्स, जहाँ पर आपके पास मिनरल्स मिलता है, ठीक है। ये जो बेल्ट है हमारे पास, ये फेमस है किसके लिए, फेरस मेटल्स के लिए और बॉक्साइट के लिए। यानी कि यहाँ पे बॉक्साइट वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है, और इसके अलावा फेरस मेटल्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन हाई ग्रेड आयरन ओर, ठीक है, हाई ग्रेड आयरन ओर मिलते हैं हमें साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन में। इसके अलावा मैग्नीज एंड लाइमस्टोन का भी हमें हाई ग्रेड मिलता है यहाँ पे, यानी कि अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं ये, ठीक है। इसके बाद दिस बेल्ट लैक इन कोल डिपॉजिट, यहाँ पे कोल कम मिलता है। कोल कहाँ मिलता है आपको, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू वाले रीजन में, ओके। यहाँ पे कोल कम मिलता है एक्सेप्ट नेवली लिग्नाइट, ठीक है। नेवली रीजन आपका तमिलनाडु के अंदर आ जाता है, कहाँ जाता है, तमिलनाडु के अंदर। इसको हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर भी आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। और जो लिग्नाइट है ये आपका लो क्वालिटी का कोल है, ठीक है ना, हाई क्वालिटी का कोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद दिस बेल्ट डज नॉट हैव एस डाइवर्स मिनरल डिपॉजिट एट नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। भैया नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें अलग अलग प्रकार के, ये इतना डाइवर्स नहीं है, बट यहाँ पे जितना भी मिनरल्स है मैक्सिमम हाई ग्रेड का ही है, ठीक है। इसके बाद केरला है डिपॉजिट ऑफ मोनोजाइट एंड थोरियम एंड बॉक्साइट क्ले। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि कौन से स्टेट है जहाँ पे मोनोजाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, या थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है, या बॉक्साइट क्ले बहुत ज़्यादा मिलता है। देखो ये जो थोरियम है ना, ये आपका मोनोजाइट, ये आपके क्या है, ये आपके वो वाले मिनरल्स हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर बेस्ड मिनरल्स होते हैं ना, तो ये उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मिनरल्स आपको कहाँ मिलते हैं, तो आपको केरला में मिलते हैं, ये याद रखने हैं। एमसीक्यूज़ में यही चीज़ पूछी जाती है, चाहे वो CUET हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, तो इतना एक बार पढ़ लोगे तो आगे के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद गोवा जो है, गोवा में आयरन और डिपॉजिट मिलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है, साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन के लिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा आपके पास नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन बताने के लिए या साउथ ईस्ट बताने के, साउथ वेस्ट बताने के लिए, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ गए हो आप, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं इनको देख लेते हैं, पहले हम रीजन्स देख लेते हैं, ठीक है। ये रीजन्स जो हमारे पास आता है नॉर्थ वेस्ट वाला, वो हमारा आता है अरावली से, ठीक है। अरावली में सबसे पहले राजस्थान हो गया, या इसके अलावा गुजरात का जो पार्ट है, यहाँ पर भी आपको मिनरल्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। या आपके पास ये जो रीजन्स है मिनरल्स के, ये एसोसिएटेड है किसके साथ, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक के साथ। कौन सी रॉक के साथ भैया, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक के साथ, ठीक है। ये क्या आपके एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मेजर मिनरल्स मिलते हैं वो है आपके कॉपर, जिंक वगैरह, ये यहाँ के मेजर मिनरल्स हैं। इनके अलावा और भी मिलते हैं बट ये मेजर है, ठीक है। राजस्थान पे हमारे पास बिल्डिंग स्टोन्स बहुत सारे मिलते हैं, हम लोग जानते हैं इस बारे में भैया। बिल्डिंग स्टोन जो है वो राजस्थान से आते हैं, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। जैसे सैंड स्टोन हो गया आपके पास, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, ठीक है ना, राजस्थान इसका भंडार है, राजस्थान में बहुत सारे मिलते हैं ये। इसके अलावा गिप्सन या फिर जो फ्लोवर्स अर्थ डिपॉजिट है, ठीक है, फ्लोवर्स का मतलब होता है वो सिलिकेट, ठीक है ना, SiO2 वाले जो मिनरल्स हैं, ठीक है ना, ये जो डिपॉजिट है आपके पास, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मात्रा में मिलते हैं कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट पूछेगा तो उसमें इतना याद रखना कि कॉपर एंड जिंक आपके पास मेजर है यहाँ पे। राजस्थान में आपके पास स्टोन वगैरह जैसे सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ठीक है, या गिप्सन और फ्लोअर्स अर्थ डिपॉजिट ये मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद डोलोमाइट एंड लाइम स्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना। जो डोलोमाइट है या जो लाइम स्टोन है, ये आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इस सबको मिलता है आपके पास, ठीक है ना। ये जो गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद गुजरात इज़ नोन फॉर इस पेट्रोलियम डिपॉजिट, ठीक है, गुजरात के पास पेट्रोल डिपॉजिट भी है, हम लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट, भैया सोर्स यहाँ पे सॉल्ट का काफ़ी ज़्यादा है, कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात में, दोनों तरफ पे, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए इतना लिखने के लिए काफ़ी है, यहाँ पे कंप्लीट डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इन्हीं के अंदर से आपके पास जो MCQs है वो बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूछ सकता है कि जो सोर्स ऑफ सॉल्ट है वो किन स्टेट में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा, राजस्थान दिया होगा, इसके अलावा आपको हरियाणा दे देगा, इसके बाद आपको उत्तराखंड दे देगा या आपको तमिलनाडु दे देगा। तो आपको सही चूज़ करना है उसमें से राजस्थान वाला, ठीक है ना। तो इसी में से क्वेश्चन बनते हैं MCQs के, वो बाहर से नहीं बनते, जस्ट आपको एक ही बार पढ़ना होता है, बट अच्छे से पढ़ना होता है इसको, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद जो हिमालयन बेल्ट है ये हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट है, जहाँ पे हमें कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन्स ये सब मिलते हैं, ठीक है ना। दे अकर ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है। जो हिमालय का चाहे ईस्टर्न हिमालय हो, ठीक है ना, ठीक है, या आपका वेस्टर्न हिमालय हो, दोनों तरफ मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो असम वैली है, ठीक है, यहाँ पर भी हमको मिनरल मिलते हैं, जैसे कि ऑयल डिपॉजिट वगैरह काफ़ी अच्छा है। हम लोग जानते हैं भाई जो आसाम है वहाँ पे सबसे पहले इंडिया के अंदर ऑयल निकलना शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद बिसाइड ऑयल रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन ऑफ शोर एरिया नियर मुंबई कोस्ट, मुंबई कोस्ट के पास भी हमको जो ऑयल के हमारे सोर्सेस है वो मिलते हैं, ठीक है ना, मुंबई हाई के पास। ओके, तो आप इतना समझ गए, तो इतना एक बार देख लेने अच्छे से, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर वो हम देखते जाएंगे, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल के अंदर आता है हमारे पास आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा। ये प्रोवाइड करते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। आर कंट्री इज़ वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल बोथ इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन। भैया हमारी कंट्री में जो हमारे पास फेरस मिनरल्स हैं उनका अच्छा खासा रिजर्व भी है, ठीक है, और हम उसको प्रोड्यूस भी अच्छा खासा कर लेते हैं अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि ये हमारा बेस होते हैं, मतलब कि आयरन ओर तो हमें चाहिए ही चाहिए कंट्री के लिए, ठीक है ना। पर सबसे ज़्यादा नीड होती है हमें आयरन ओर की, क्योंकि हर जगह यूज़ होता है हमारा आयरन ओर। तो सबसे पहले आयरन ओर को ही समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। ओके, तो जो आयरन है, तो इंडिया क्या है, इंडाउंड है विथ फेयरली अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन ओर, मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर आयरन ओर जो है वो अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है, ठीक है। द टू मेन टाइप ऑफ ओर फाउंड इन आर कंट्री इज हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, यानी कि जो टॉप क्वालिटी के ओर्स हैं आयरन ओर वो हमारी कंट्री के अंदर हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद इट हैज़ ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू सुपीरियर क्वालिटी। जो हमारे पास आयरन ओर मौजूद है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसी वजह से जो इसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद आयरन ओर माइंस अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन ऑफ आवर कंट्री विच एड टू देयर एडवांटेज। जो आयरन ओर है ना हमारी कंट्री के पास, जो कोल फील्ड के पास होने की वजह से, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला प्लेट्यू रीजन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है हमें, ठीक है। किसकी वजह से, कोल फील्ड के पास होने से, क्योंकि हमें जब हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, उससे जब हम स्टील वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस के वक्त हमें कोल की ज़रूरत पड़ती है। तो कोल फील्ड जितना पास होगा उतना वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगी या उतना वो प्रोसेस में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसके वजह से हमको एक एडवांटेज मिलता है कि जो हमारे पास आयरन ओर है और जो कोल फील्ड है वो साथ साथ में है, ठीक है। इसके बाद 97% जो हमारा रिजर्व है आयरन ओर का वो लोकेटेड है कहाँ पे, भाई ये याद रखना कौन कौन से स्टेट में आयरन ओर लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है भैया, उड़ीसा में लोकेटेड है, झारखंड में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है, गोवा में लोकेटेड है, तेलंगाना में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, यहाँ हमको आयरन ओर मिल जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट कौन से हैं, सबसे पहला तो उड़ीसा, भैया उड़ीसा को मत भूलना, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही आपको मिलेगा क्या, आयरन ओर, ठीक है। फिर झारखंड हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर कर्नाटका, फिर गोवा, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ठीक है। इतने स्टेट याद रखना जो आयरन ओर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आयरन ओर है ना आपके पास ये सबसे ज़्यादा मिलता है, और कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है हिल रेंज ऑफ सुंदरगढ़, ठीक है, मयूरभंज और झार, ठीक है। याद रखना कि उड़ीसा में आपके पास 3 रेंजेस हैं, 3 हिल्स हैं, ठीक है ना, सुंदरबन, मयूरभंज और झार। यहाँ पे आपको क्या है, आयरन ओर अच्छा खासा मिलता है। इसके अलावा जो माइंस है जहाँ पे आयरन ओर निकलता है उड़ीसा के अंदर वो है आपकी गुरु महिसनी, सुलाईपेट, बादाम पहर जो मयूरभंज के अंदर है, या किरुबुरु
जो केंदुझाड़ के अंदर है, या बोनई जो सुंदरगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये आपको जो माइंस है ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसी माइंस आपके पास आगे भी और ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब ये जो माइंस है ये आप ज़िंदगी में शायद पहली बार सुन रहे होंगे, या मतलब कभी कभार ही सुनते हैं। ठीक है, हर रोज़ तो सुनते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जो माइंस है ये पर्टिकुलरली किस स्टेट के अंदर है और किस चीज़ के लिए फेमस है, जब आप पूरा पढ़ लेंगे चैप्टर उसके बाद ही कन्फ्यूज़न होगी। तो ये जो पर्टिकुलर माइंस है ना, इसमें आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। मतलब इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बट रोज़ थोड़ा थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आगे चल के इसको पर्टिकुलरली याद करने में, क्योंकि बाकी चीज़ तो अंडरस्टैंड वाली है। ठीक है, इनको बस एक बार पढ़ना है, याद हो जाएगी। ठीक है, इतना टफ नहीं है। बट जो ये आपकी माइंस वगैरह है ना, और किन स्टेट्स में है, ये आपको एक बार देखना पड़ता है डिटेल में। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद जो सिमिलर हिल्स हैं आपको ये झारखंड के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा ओल्ड आयरन और माइंस है हमारी कंट्री की। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है ना, झारखंड में इन माइंस के अराउंड। ठीक है ना, ये है आपकी नोवामुडी और गोवा। ठीक है ना, ये माइंस के नेम है नोवामुडी और गोवा, प्लीज़ याद रखना। ठीक है, नोवामुडी और गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, गोवा नहीं है, गोवा है। ठीक है, ये आपकी झारखंड के अंदर है। ठीक है, और ये लोकेटेड है, लोकेट कहाँ पर है भैया, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपके झारखंड के दो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट और आपका पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये दो डिस्ट्रिक्ट है आपके कहाँ के, झारखंड के। वहाँ पे आपके ये दो माइंस लोकेटेड है, कौन सी, नोवामुडी और गोवा। ठीक है, इसके बाद ये जो बेल्ट है आपकी, ये आपकी फर्दर एक्सटेंड होती है टूवर्ड दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलदीलाला की तरफ। ठीक है, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलदीलाला की तरफ। ठीक है, इसके बाद डाली एंड राजहारा जो दुर्ग के अंदर है। ठीक है, डाली एंड राजहारा जो माइंस है वो किसके अंदर है, दुर्ग के अंदर है। ये भी याद रखना, ये आपकी इंपॉर्टेंट माइंस है आयरन ओर की कंट्री के अंदर, जो आपकी है कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, ये जो आपके पास माइंस है, ठीक है, दुर्ग हो गया, ठीक है, दंतेवाड़ा, बेलदीलाला, ठीक है ना, ये आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये सब याद रखना जितना भी डाटा गिवन है इसके अंदर। ठीक है, एमसीक्यूज में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ लेगा राजहरा कहाँ है, राजहरा दुर्ग के अंदर है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी आपका क्या है, आयरन और डिपॉजिट अकर करता है। कहाँ पे, संदूर और हॉटस्पॉट एरिया में, जो आपका बलेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, कर्नाटका में कहाँ मिलता है आपका, संदूर हॉटस्पॉट में। ठीक है, जो आपको कहाँ है, बलेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जो बाबा बुडान जो फेमस हिल्स है। ठीक है, बाबा बुडान हिल्स आपका जो है कॉफ़ी के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा मिलता है आयरन और। ठीक है, या इसके अलावा जो आपका कुद्रेमुख है। ठीक है, चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट आपका कर्नाटका में है। यहाँ पर एक माइन है आपकी जिसका नाम है कुद्रेमुख माइन। ठीक है ना, एंड अदर पार्ट ऑफ शिवमोग्गा। ठीक है, चित्रदुर्ग, तुमाकुरु। ठीक है ना, इन जगहों पे भी आपको क्या मिलता है, आयरन और मिलता है। ठीक है, अब जो ये नाम आप नाम देखो इनके। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जितने भी है उनने ये नाम अक्सर नहीं सुनते। ठीक है, बट आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा क्या है कि यहाँ पे जो आयरन और डिपॉजिट है जो अकर कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है भाई, संदूर हॉट स्पॉट एरिया पे, जो आपका बलेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। या इसके अलावा बाबा बुडान हिल्स एंड कुद्रेमुख जो आपका चित्रमगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, या पार्ट्स ऑफ शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग, तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह आगे भी आएंगे। ठीक है ना, बट इनको एक बार अच्छे से देख लेना यहाँ पे कि आयरन ओर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कॉपी में लिख लेना इसको। ठीक है, रोज़ देखते रहना, या वीडियो को आप देखते रहना। ठीक है ना, हफ्ते में एक बार भी देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम तक याद कर लोगे इसको अच्छे से। ठीक है, बट एक दिन में याद करने की कोशिश मत करना, वरना दिमाग खराब हो जाएगा। बस पहली बार इसको खाली देखना, अगली बार धीरे धीरे करके याद करना है इनको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर, भांडरा, ठीक है, रत्नागिरी। ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर, भांडरा और रत्नागिरी। इसके अलावा करीमनगर एंड वर्नेगल डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, तेलंगाना का है। ठीक है, इसके अलावा जो कुर्नूल, कुद्दप्पा, अनंतपुर ये फेमस डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, इसके अलावा सलेम और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। यहाँ पर भी आपको आयरन और माइनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आज के समय में गोवा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आयरन ओर प्रोड्यूसर बन के उभरा है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है आपका आयरन ओर के बारे में। ठीक है, जो यहाँ पे माइंस वगैरह गिवन है, स्टेट वगैरह गिवन है, ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से वन वर्ल्ड वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जितना आप याद कर पाएंगे उतना याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक दो नाम तो आप हर जगह से याद कर ही लेना, हर स्टेट से कम से कम। ठीक है ना, ताकि एग्जाम में लिखने में आपके काम आ जाए। ठीक है, इतना समझ गए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मैप है हमारी कंट्री का, और इसके अंदर हमें आयरन और माइंस हमारी कंट्री के गिवन है। ठीक है ना, सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट है हमारा, ठीक है ना, उड़ीसा वगैरह, ठीक है, या जो झारखंड है, ठीक है, उड़ीसा है, या जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे हमें माइंस वगैरह गिवन है। ठीक है ना, इन माइंस को देख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ पे कौन सी माइन है। जैसे सुंदरगढ़ कहाँ पर है, केंदुझर, मयूरभंज, गोवा। ठीक है, ये यहाँ पर गिवन है आपका।
ठीक है ना, इन माइंस की लोकेशन के साथ। ये आपका जो दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग हो गया, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर है, साफ साफ दिख रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। बेलदी लाला कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है ना, ये सब दिख रही है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो चंद्रपुर है, भानरा है, नागपुर है, ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। बालाघाट, बालाघाट कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, ये चीज़ें हमको दिख रही हैं यहाँ पे, तो एक बार इनको जस्ट देख लेना, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब याद करने हैं, बट एक बार देखना जरूरी है इनको। ओके, इसके अलावा जो आपका रत्नागिरी है, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। ये आपका जो गोवा में मारमे गोवा, ठीक है, मारमे गोवा आपका पोर्ट है, मारमे गोवा पोर्ट का है आपका गोवा के अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपका आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर जो बलेरी डिस्ट्रिक्ट है, या जो तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट है, या कुद्रेमुख डिस्ट्रिक्ट है, या जो मंगलुरु है, या शिवमोग्गा है, ये जो यहाँ पर गिवन है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी एक बार देख लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है ना। एग्जाम पर्पज़ के लिए सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, बट एक बार देखना जरूरी है, हर स्टेट से एक या दो एग्जाम्पल तो याद कर ही लेने हैं। ओके, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद अब इस जो मैप है इंडिया का, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके अंदर कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट है आपका, ये उनमें से एक है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप इसको एक प्रिंट आउट निकाल के अपने कमरे में चिपका लेना, तो वहाँ पर एक काम आएगा आपका, ठीक है ना। ये माइंस याद रखना, आगे के लिए भी काम आएगी। ओके, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका दूसरा फेरस मिनरल्स, मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज जो है आपका, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे, जब हम आयरन को स्मेल्ट करते हैं, ठीक है ना, आयरन स्मेल्टिंग के टाइम पे, जिससे हम अलॉय बनाते हैं। अलॉय जैसे कि जो फेरो अलॉय होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है स्टील, जब हम आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करते हैं, देखो हमारा आयरन ओर डायरेक्टली काम तो आता नहीं है ना, इतना स्टील वगैरह काम आता है, तो जब हम आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करते हैं स्मेल्टिंग के थ्रू, तो वहाँ पे आपका जो है मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, इसके बाद जो आपका मैग्नीज डिपॉजिट है, ये आपका मोस्टली एसोसिएटेड है विद धारवाड़ सिस्टम, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम के साथ। ओके, इसके बाद जो उड़ीसा है, उड़ीसा आपका एक लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का, ठीक है ना। उड़ीसा के अंदर मैग्नीज बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसके बाद मेजर माइंस जो है उड़ीसा के अंदर, जो आपका उड़ीसा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, इतना याद रखना, ठीक है ना। उड़ीसा में मैग्नीज सबसे ज़्यादा मिलता है। ओके, तो जो माइंस है यहाँ की, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जो आपका उड़ीसा के अंदर माइंस है, वो आपका पर्टिकुलरली मिलता है बोनई, केंदुझर, सुंदरगढ़, ठीक है, गैंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी या बोलांगीर के अंदर। यह आपकी वो जगह है जहाँ पर आपको पर्टिकुलरली मैग्नीज देखने को मिलेगा, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। ओके, इसके बाद कर्नाटका जो है आपका एक अनदर मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। एंड हेयर द माइंस आर लोकेटेड इन द धारवाड़, बलेरी, ठीक है, बेलागावी, नॉर्थ कैनेरा, चिक्कमगलुरु, शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग, तुमाकुरु, ये आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका के, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ठीक है। उड़ीसा, कर्नाटका ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, किसके लिए, डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज के लिए। ओके, यहाँ पे आपको वही डेटा देखना है जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद महाराष्ट्र इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, ये याद रखना भैया। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, वो था डिपॉजिट्स, ठीक है ना। डिपॉजिट आपका कहाँ है, उड़ीसा में होगा, कर्नाटका में होगा, बट महाराष्ट्र क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मैग्नीज। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये स्टेट, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के अंदर जो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नीज, वो आपका नागपुर है और भानरा है, ठीक है। नागपुर और भानरा के अंदर आपको अच्छा खासा क्या मिलता है, मैग्नीज का प्रोडक्शन मिलता है। ओके, इसके बाद जो डिसएडवांटेज है इन माइंस के, वो ये है कि काफ़ी दूर है आपका स्टील प्लांट से, जहाँ आपका स्टील प्लांट लगा हुआ है ना, उससे काफ़ी दूर है मैग्नीज की माइंस। ओके, बट जो मैग्नीज है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की बेल्ट में है, एक्सटेंट इन अ बेल्ट ऑफ बालाघाट, छिंदवाड़ा, नीमार, मंडला, जबुआ, ये याद रखना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में एक बेल्ट है इनकी, कंटिन्यूस बेल्ट है, ठीक है। कौन कौन सी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नीमार, मंडला, जबुआ, एक लाइन में याद कर लेना, ईजी हो जाएगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद तेलंगाना, गोवा, झारखंड, जहाँ पर बहुत कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर भी होता है प्रोड्यूस किया मैग्नीज वगैरह। ओके, इतने समझ गए मैग्नीज के बारे में, तो इतनी जानकारी काफ़ी है आई थिंक, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉन फेरस मिनरल। ओके, नॉन फेरस मिनरल की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर बहुत कम है, पुअरली इंडाउड है इंडिया, ठीक है ना, विद नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल, ठीक है ना, एक्सेप्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट को छोड़ के बाकी की जो फेरस मिनरल्स हैं आपके पास कंट्री के अंदर, नॉन फेरस मिनरल्स हैं, वो काफ़ी कम मात्रा में है, ठीक है। बॉक्साइट थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बॉक्साइट को देख लेते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है, एक और है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम में काम आता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो हमारा निकलता है ना, वो हमारा बॉक्साइट से ही निकलता है, ठीक है।
इसके बाद जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आपका क्या, बॉक्साइट को, ठीक है ना। आयरन ओर भी सबसे ज़्यादा होता है आपका उड़ीसा के अंदर और बॉक्साइट भी, ठीक है ना। इसके बाद कालाहांडी, संबलपुर, ये आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है कहाँ, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 2 अदर माइंस भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है आजकल उड़ीसा में, ठीक है ना, बॉक्साइट प्रोडक्शन को। वो है आपका बोलांगीर और कोरापुट। बोलांगीर और कोरापुट में भी आपका बॉक्साइट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और कालाहांडी और संबलपुर में भी, इतना याद रखना। इसके बाद जो आपका पेटलैंड ऑफ लोहरगांडा है जो झारखंड के अंदर है, ठीक है। पेटलैंड ऑफ लोहरगांडा, लोहरगांडा कहाँ है आपका, झारखंड के अंदर है। एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है लोहरगांडा में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। इसके बाद गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये भी आपके मेजर प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ पर भी अच्छा खासा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की, तो भावनगर और जामनगर, ठीक है। भावनगर और जामनगर ये आपका रिफाइनरी के लिए भी फेमस है, बट ये आपका बॉक्साइट डिपॉजिट के लिए भी फेमस है, ठीक है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो बॉक्साइट डिपॉजिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं आपका, ठीक है ना, अमरकंटक प्लेट्यू के अंदर, ठीक है ना। अब जबकि जो कटनी है, जबलपुर एरिया है, ठीक है, बालाघाट है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये आपका इंपॉर्टेंट डिपॉजिट है किसके, बॉक्साइट के, ठीक है। इतना समझ गए कि कहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, कौन सी माइंस फेमस है, कहाँ पे कौन सी जगह फेमस है, ठीक है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र की बात कर लेंगे तो कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, ठीक है, कोल्हापुर, ये महाराष्ट्र के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, ये आपके माइनर प्रोड्यूसर है किसके, बॉक्साइट के। यहाँ पे बॉक्साइट बहुत कम प्रोड्यूस होता है लेकिन होता है, ठीक है। इतना समझ गए बॉक्साइट के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन फेरस मिनरल के अंदर कॉपर, ठीक है। अब कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर इज़ अ इनडिस्पेंसेबल मेटल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ऐसा क्यों, क्योंकि आप आगे समझो ना, वायर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर, ये भैया हर जगह यूज़ होते हैं, और इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है आपका कॉपर, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ठीक है। इसके बाद ये क्या आपका अलॉयबल है, ठीक है ना, किसी के साथ भी मिक्स हो जाता है, या मेलिएबल है, या डक्टाइल भी है, ठीक है, क्या, कॉपर, ठीक है। इट इज़ मिक्स विद गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के साथ भी हम मिक्स करते हैं, जो हम गोल्ड वगैरह पहनते हैं ना उसमें कॉपर मिला होता है, ठीक है ना, ताकि ये स्ट्रेंथन कर दे ज्वेलरी को। हमको पता है कि जो गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है ना भैया, वो इतना सॉफ्ट होता है कि अब उसको हल्की सी भी धूप लगेगी ना वो पिघल जाएगा कान में, तो उसको स्ट्रेंथ, मजबूती देने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, ओके। इसके बाद कॉपर की जो डिपॉजिट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, पहला तो आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड में है, ठीक है, याद रखना, झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मिलता है। या जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर भी कॉपर मिलता है। इसके अलावा जो झुंझुनू है और जो अलवर है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, राजस्थान के अंदर झुंझुनू और अलवर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ पर आपको कॉपर मिलता है, ओके। इसके अलावा कुछ माइनर जगह भी है, जैसे कि अनाईगुंडला, ठीक है, जो आपका गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या मिलता है आपको, अनाईगुंडला, जो आपका गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ आपको मिलता है कॉपर, ओके। इसके अलावा चित्रदुर्ग और हसन डिस्ट्रिक्ट जो है ये कर्नाटका के अंदर है, यहाँ पर भी आपको कॉपर मिलता है। इसके अलावा साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको कॉपर देखने को मिलता है, ठीक है, साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मैप है इंडिया का, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ आपको राजस्थान के अंदर खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा वगैरह दिखेगा, या आपका कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है, या उदयपुर वगैरह, यहाँ पर भी आपको कॉपर वगैरह देखने को मिलता है। या आपका जो हजारीबाग है, सिंहभूम है झारखंड के अंदर, यहाँ पर भी आपको कॉपर देखने को मिलता है, ठीक है। या बालाघाट जो है एमपी के अंदर, यहाँ पर भी कॉपर देखने को मिलता है। बाकी सभी जो कटनी, अमरकंटक, ठीक है ना, मैकटा हिल्स जो है, या कोरापुट जो है, बिलासपुर जो है, ये आपका किसके लिए फेमस है, ये आपका फेमस है किसके लिए, बॉक्साइट के लिए, ओके। इतना याद रखना एक बार, ठीक है ना, ये छोटा सा मोटा जानकारी है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर से मिल जाती है, मैप वगैरह से, ठीक है ना। अब हर चीज़ तो नहीं पढ़नी है, जो मोस्टली रिटन फॉर्म में है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, उतना पढ़ लोगे तो वही काफ़ी है, ठीक है, सारी की सारी जानकारी लेनी भी नहीं है, ठीक है। होप कि इतना समझ गए हो आप, तो इतना समझ गए तो एक बार इस मैप को एक बार अच्छे से देख लेना, खाली एक बार देख लेना इसको अच्छे से, बाकी जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है खाली आपको उतना ही याद करना है, ओके। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने मेटेलिक मिनरल देख लिए दोनों, फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल। तो जो हम नॉन मेटेलिक मिनरल की बात करते हैं तो जो माइका है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। द अदर मिनरल एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंजम्पशन आर लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट, ये भी आपका नॉन मेटेलिक मिनरल है, बट माइका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, देखते हैं इसको, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो माइका है ये मेनली यूज़ होता है इन द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है यहाँ पर आपका माइका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप जो माइका है, माइका को आप स्प्लिट कर सकते हैं इन वेरी थिन शीट विच आर टफ एंड फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल भी होती है और टफ भी होती है, ठीक है।
इसके बाद माइका जो इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर भी आपको माइका मिलता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से हैं प्रोड्यूसर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ये याद रखना, यहाँ पर आपका माइका अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। अगर इन सभी स्टेट में से अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हाई क्वालिटी माइका बहुत मिलता है, ठीक है ना। 150 किलोमीटर लेंथ में और 22 किलोमीटर विड्थ के अंदर आपका जो लोअर हजारीबाग प्लेट्यू है ना, उस तरफ पे आपको बहुत मिलता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि हजारीबाग प्लेट्यू किस मिनरल के लिए फेमस है, तो वह है माइका मिनरल के लिए। और हजारीबाग प्लेट्यू कहाँ है, झारखंड में है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है जो प्रोड्यूस करता है आपका बेस्ट क्वालिटी माइका, ठीक है। इतना समझ गया कि बेस्ट क्वालिटी माइका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, माइका डिस्ट्रिक्ट के लिए। कहाँ है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो माइका बेल्ट है ये एक्सटेंड कर जाती है 320 किलोमीटर में, ठीक है, जयपुर से भीलवाड़ा, ठीक है, जयपुर टू भीलवाड़ा हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको माइका बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब माइका की पूरी एक चैन बनी हुई है यहाँ पे। इसके बाद उदयपुर। उदयपुर भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, किसके लिए, माइका के लिए। तो याद रखना, जयपुर टू भीलवाड़ा एंड अराउंड उदयपुर, यहाँ पे आपको माइका देखने को मिलता है। कहाँ, राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसके बाद माइका डिपॉजिट ऑल्सो अकर इन मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका के अंदर है, ठीक है ना। मैसूर और हसन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कर्नाटका के अंदर, यहाँ भी आपको माइका मिलता है। इसके अलावा कोयम्बतूर, ठीक है, तिरुचिपल्ली, मदुराई, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर, यहाँ भी माइका मिलता है। इसके अलावा जो अल्लाईपल्ली केरला में है यहाँ, फिर रत्नागिरी हो गया, ठीक है, रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा जो पुरुलिया और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ, पुरुलिया और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ भी क्या मिलता है, माइका मिलता है। ओके तो देखो एमसीक्यूज के अंदर ऐसा कोई फिक्स होता नहीं जो मैं आपको बताऊंगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा करके, तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि पुलिया और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको लिखना पड़ेगा माइका के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, और ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। कहीं पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है वो एमसीक्यूज में स्पेशली, तो आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप टेढ़ा मेढ़ा आंसर नहीं लिख सकते कि आप जो जानकारी याद आ रही है वही लिख दी, नहीं, यहाँ पर आपको जो एग्जैक्ट है वही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो एग्जैक्ट वाली चीज़ें हो जाती हैं। ओके, इतने समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज। तो अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज में जाएंगे तो हमें वो मिनरल्स देखने हैं, ठीक है, जो हमारे पावर सेक्टर में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे रिक्वायर्ड हो जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए या अदर सेक्टर्स के लिए, जो हमारी इकोनॉमी को रन करने में मदद करते हैं, ठीक है। मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, इनको हम फॉसल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स आर अदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दीज कन्वेंशनल सोर्स आर एग्जॉस्टेबल एनर्जी, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आके ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेज को देख लेते हैं। पहला है हमारे पास कोल, तो कोल को समझ लेते हैं। तो कोल जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है विच इज़ मेनली यूज फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, ठीक है। जब हम आयरन ओर की स्मेल्टिंग करते हैं या जब हम थर्मल पावर का हम पावर बनाते हैं उससे, ठीक है, हमको पता है कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम एनर्जी जो है हमारी वो थर्मल एनर्जी है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं वो हम करते हैं कोल की मदद से। तो कोल हमारा थर्मल पावर में भी यूज़ होता है और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर में भी, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है कोल, ठीक है। तो जो कोल है, कोल अकर करता है इन द रॉक सीक्वेंस मेनली ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजेज। तो अलग अलग जियोलॉजिकल एज है जो अर्थ की हिस्ट्री के अंदर होती है, ठीक है। पहला है आपका गोंडवाना, दूसरा है टर्शरी डिपॉजिट। गोंडवाना थोड़ा पुराना हो गया, पुराना होगा जितना उतना अच्छा होगा, टर्शरी थोड़ा नया हो गया, ठीक है। जो नया होगा उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। 80% जो कोल डिपॉजिट है इंडिया के अंदर ये हमारा ब्यूटुमिनस टाइप है, ठीक है ना। इट इज़ अ नॉन कुकिंग ग्रेड, जो हमारा नॉन कुकिंग ग्रेड है वो हमारा ब्यूटुमिनस हो गया, ठीक है। ब्यूटुमिनस आपका टॉप का भी नहीं हुआ और आपका बहुत लो क्वालिटी का भी नहीं हुआ। ओके, इसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड इन इंडिया लोकेटेड इन द दामोदर वैली। अगर हम इसकी बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे कोल फील्ड हैं गोंडवाना के, वो हमें दामोदर वैली की तरफ मिलते हैं, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाला इलाका है ना, वहाँ पे मिलते हैं हमें, ठीक है। इसके बाद ये हमें मिलते हैं झारखंड बंगाल कोल बेल्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है उनको देख लेते हैं। जैसे रानीगंज है, यहाँ कोल मिलता है। झरिया कोल के लिए फेमस है। बोकारो कोल के लिए फेमस है, ठीक है ना। गिरिडीह ये कोल के लिए फेमस है। करणपुरा ये आपका कोल के लिए फेमस है। इन सब में से जो झरिया है ना, झरिया आपका लार्जेस्ट कोल फील्ड है, फॉलोड बाय रानीगंज। इसके बाद दो अदर रिवर वैली जो एसोसिएटेड है कोल के साथ, वो है आपका गोदावरी, महानदी, सोन, ठीक है। गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, सोन डेल्टा, यहाँ पर भी आपको मिलता है कोल अच्छा खासा। ओके, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइन जो सेंटर्स है हमारी कंट्री के, वो आपके हैं सिंगरौली,
मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना सिंगरौली फेमस है कोल के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सिंगरौली कोल बेल्ट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी आता है आपका जो आपका सिंगरौली का पार्ट है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश और जो आपका यूपी है उन दोनों के बीच में आता है। इसके अलावा जो कोरबा है ये भी फेमस है कोल के लिए, कोरबा है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तालचर है, रामपुर है, ये आपका उड़ीसा के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो चंदवर्धा, ठीक है, कामते, बांदर, या आपका जो वैली रिवर वैली के पास में महाराष्ट्र में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंगरैनी, भाई सिंगरौली अलग था, सिंगरैनी अलग है, ठीक है। सिंगरैनी कहाँ है आपका तेलंगाना में है। या इसके अलावा पंदूर, ठीक है, पंदूर कहाँ है आंध्र प्रदेश के अंदर है। पंदूर किसके लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस है, इतना याद रखना एक बार, ठीक है। इसके बाद जो टर्शरी टाइप के कोल है, ठीक है, अभी तक जो पढ़ा हमने ये कौन से थे, हमारे गोंडवाना वाले कोल थे, ठीक है। अब जो टर्शरी कोल है ना, टर्शरी कोल कहाँ है हमारे, ये आपके आसाम में मिल जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड वगैरह, यहाँ आपके टर्शरी कोल मिलते हैं। अब टर्शरी कोल कहाँ मिलते हैं ये भी याद रखना, ठीक है ना। इन स्टेट के नाम ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू लर्न भी है ये, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दरंगिरी, ठीक है, चेरापूंजी, मोलोंग, ठीक है, लैंगरिन, ठीक है ना, जो आपका मेघालय के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आपका माकोम, जयपुर, नाजीरा जो आपका अपर आसाम के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा चमचिक, ठीक है ना, नामफुक जो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ जाता है, या जो कालाकोट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये रीजन आपके किसके लिए फेमस है, ये रीजन आपके लिए फेमस है टर्शरी कोल के लिए, ठीक है। तो इतना समझ गए हो होप कि आप, ठीक है। इसके बाद जो आपका ब्राउन कोल और जो लिग्नाइट है ना, जो बहुत पुअर क्वालिटी का कोल हो जाता है, वो आपको कोस्टल एरिया जो तमिलनाडु में है वहाँ मिलता है, ठीक है ना। लिग्नाइट कोल कहाँ मिलता है आपको, तमिलनाडु के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, गुजरात या जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत पुअर क्वालिटी का कोल होता है ये, ठीक है। इतना समझ गए होप की कोल के बारे में। तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है। टर्शरी कोल, गोंडवाना कोल, ये समझ लेने के बाद अच्छे से पढ़ लेना है इसको, वीडियो को बैक करके एक बार देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो, ठीक है। तो होप कितना समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इसको देख लेना, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका, आपकी कंट्री के अंदर के जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं वो सब है यहाँ पे। सिंगरौली हो गया, कोरबा हो गया, ठीक है, बोकारो हो गया, झरिया, रानीगंज, तालचर, सिंगरैनी कहाँ है तेलंगाना के अंदर है, ठीक है ना। सिंगरौली कहाँ है आपका मध्य प्रदेश और ये यूपी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इन सबको देख लेना। और जो ये है आपका, ये आपका जो ऑयल फील्ड वगैरह वाली लाइन है वो सब दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका ऑयल फील्ड वाला दे रखा है, तो एक बार इनको देख लेना, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जस्ट एक बार देख लोगे तो समझ जाओगे लोकेशन कहाँ पर है इसकी, ठीक है ना, कि किस जगह पर आपको लोकेट करना है अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है ना। एक दो तो आप देख ही लेना इनमें से, ठीक है। तो वैसे भी ये जो मैप है इंडिया का, ठीक है, इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक बार तो हर चीज़ देख लेनी होती है, जैसे मुंबई है कहाँ पर है, ठीक है, हजीरा, अंकलेश्वर आगे आएगा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, तो आप समझ जाओगे तब एक बार अगर मैप में आपने देखा होगा कि सारी तो नहीं देखनी है, देखिए जितना देख लोगे, जितना याद कर पाओगे उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो इतना समझ गए हो होप की। तो पेट्रोलियम को समझ लेते हैं। तो पेट्रोलियम आपका क्या है, क्रूड पेट्रोलियम जो है आपका वो कंसिस्ट करता है हाइड्रोकार्बन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जब हमको पेट्रोल मिलता है तो हमें लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। वेरिंग इन केमिकल कंपोजिशन, कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, भैया स्पेसिफिक हर किसी की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है, कलर अलग होता है, कंपोजिशन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। जो भी हमको पेट्रोल वगैरह मिलता है, तभी तो पेट्रोल के भी ग्रेड होते हैं ना, हाई क्वालिटी जो पेट्रोलियम है या लो क्वालिटी पेट्रोलियम है, ठीक है। तो इसके बाद इट इज़ एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, कंबंशन में काम आता है इंजन के, ऑटोमोबाइल्स में, रेलवे में, एयरक्राफ्ट में, हर जगह ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इट्स न्यूमरस बाई प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं हमको, ठीक है ना। खाली पेट्रोलियम हमारे ऑटोमोबाइल में या रेलवे या एयरक्राफ्ट में यूज़ नहीं होता है, हम पेट्रोलियम से बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स बनते हैं हमारे पेट्रोलियम से, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर वगैरह जो है ये बनता है, ठीक है ना, सिंथेटिक रबड़ बनता है, ठीक है, मेडिसिन बनती है, वैसलीन वगैरह में यूज़ होता है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है ना। इसके बाद लूब्रिकेंट में यूज़ हो जाता है, वैक्स में यूज़ हो जाता है, सोप में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में यूज़ हो जाता है, ठीक है। इन सभी जगहों पे पेट्रोल यूज़ होता है भैया। पेट्रोल खाली आपका ऑटोमोबाइल या रेलवे या गाड़ी वगैरह में ही यूज़ नहीं हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई आपका कहाँ है भैया, मुंबई में नहीं है। मुंबई हाई आपका मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है समुद्र के अंदर, अरेबियन सी में। यहाँ पे पेट्रोल डिस्कवर हुआ था 1973 में, इसके बाद काम शुरू हो गया था 1976 में, मात्र 3 साल बाद, ठीक है। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन कृष्णा, गोदावरी और जो कावेरी बेसिन है हमारी कंट्री के, यहाँ पे हमें ऑयल एंड नेचुरल गैस मिली है, ठीक है। आपको पूछेगा कि जो नई खदान है, जो नए सोर्स हैं पेट्रोलियम के या ऑयल वगैरह के, नेचुरल गैस के, वो कहाँ मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं हमें जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है,
ठीक है ना, डेल्टा वगैरह जो हो गया, कोस्ट वगैरह, या जो कावेरी रिवर बेसिन है यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट की तरफ है, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद जो ऑयल है, ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन वेल्स से। ठीक है, इस क्रूड ऑयल, ठीक है, यहाँ से जो ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपका क्रूड ऑयल होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हमको मिलती है। ठीक है, जब हम पेट्रोलियम को कभी भी निकालते हैं तो इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हमको मिलती है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहले ये रिफाइंड हो जाता है। क्या होता है? रिफाइंड होता है। आपने सुना होगा जामनगर रिफाइनरी हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, हम जो बाहर से तेल वगैरह मंगाते हैं, ऑयल वगैरह मंगाते हैं, चाहे किसी भी ग्रेड का हो, वो यहाँ पे आके रिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद हमारे पास दो तरीके की रिफाइनरी होती है हमारे इंडिया में। ठीक है, पहली है फील्ड बेस और दूसरी है मार्केट बेस। ये याद रखना, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। फील्ड बेस रिफाइनरी और दूसरा मार्केट बेस रिफाइनरी। ओके, इसके बाद है दिग्बोई। दिग्बोई जो है आपका, ये आपका एग्जाम्पल है फील्ड बेस का। फिर है बरूनी। बरूनी इज एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बेस रिफाइनरी। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना कि एग्जाम में पूछ लेगा, नहीं भी पूछेगा तब भी अगर पेट्रोल आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि दिग्बोई आपकी क्या है? फील्ड बेस रिफाइनरी है, और बरूनी की आपकी मार्केट बेस रिफाइनरी है। ठीक है, और दो तरीके की रिफाइनरी होती है, ये भी याद रखना हमारी कंट्री के अंदर। होप की इतना समझ गए हो आप। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में जब भी आएगा लिखने के लिए, या ये पर्टिकुलरली आपसे एग्जाम पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एमसीक्यू उसमें डायरेक्टली पूछ ले कि फील्ड बेस रिफाइनरी कौन सी है, तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको दिग्बोई। ठीक है ना, और मार्केट बेस बरूनी। ठीक है, तो होप कि आप इतना समझ गए हो पेट्रोल के बारे में। तो इतना समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेचुरल गैस को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो नेचुरल गैस के अंदर सबसे पहले जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये हमारी सेटअप हुई थी 1984 को एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये हमारी सेटअप कब हुई थी? 1984 को। ओके, इट इज़ ऑब्टेन अलॉन्ग विथ ऑयल। ठीक है, ऑयल के साथ मैक्सिममली मिलती है हमको ये हमारी जो ऑयल वगैरह है हमारे, जहाँ पर हमारा ऑयल फील्ड होगा वहाँ पर ये भी मिलेगा। ठीक है, बट स्पेशली ये लोकेटेड है हमारी ईस्टर्न कोस्ट में, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो त्रिपुरा है, राजस्थान है, ठीक है, या जो अदर ऑफशोर्स है आपके गुजरात और महाराष्ट्र के, यहाँ पर भी हमको क्या मिलता है? ऑयल वगैरह देखने को मिलता है। इसके बाद जो क्रूड पेट्रोलियम है, ये हमारा अकर करता है कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक में। हमने पहले भी पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक में हमें मैक्सिमम मिलता है, और टर्शरी पीरियड का मैक्सिमम हमारे पास है। ठीक है, जो क्रूड पेट्रोलियम है हमारे पास। ओके, इसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो है हमारे वहाँ, वो सिस्टमेटिकली टेकन हुआ था कब? जब हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गया था। कब कमीशन हुआ था? 1956 को। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कब हुआ था? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हुआ था हमारा 1956 को, ये याद रखना है। ओके, टिल देन दिग्बोई। ठीक है, दिग्बोई आपका असम के अंदर है। वॉज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, बट द सिनेरियो चेंज आफ्टर 1956। ठीक है, तो जो दिग्बोई है हमारे पास, दिग्बोई इंडिया का सबसे पहला प्लांट है जहाँ पे ऑयल वगैरह, गैस वगैरह हमारा सबसे ज़्यादा मिलता था, निकलता था। ठीक है, तो दिग्बोई याद रखना। दिग्बोई कहाँ है? हमारा आसाम के अंदर है। ओके, इतना समझ गए। इसके बाद आसाम में जो दिग्बोई है, नहरकटिया है, मोरोन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज है। ठीक है, इसके बाद जो मेजर ऑयल फील्ड है गुजरात का, वो आपका अंकलेश्वर है, ये याद रखना। ठीक है, इतना समझ गए होप की नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो मैप है इंडिया का, इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरी हमें कंट्री की गिवन है। ठीक है, आपको सारी नहीं पढ़नी, जितनी आपको एनसीईआरटी के अंदर रिटर्न में गिवन थी वही पढ़नी है, बाकी सब नहीं पढ़नी है। जैसे बरूनी है, बरूनी कहाँ है आपका? बरूनी आपका बिहार के अंदर हो गया। ठीक है, बीना रिफाइनरी कहाँ है आपकी? बीना रिफाइनरी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर हो गई। मथुरा कहाँ है? मथुरा यूपी के अंदर। पानीपत कहाँ है? हरियाणा के अंदर। भटिंडा कहाँ है? पंजाब के अंदर। मुंबई हाई कहाँ है? ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे, ये एक बार देख लेना। ठीक है, इतना टफ भी नहीं है ये। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? बस एक बार देखना है इसको। गुवाहाटी कहाँ है यहाँ पे, ये आपको समझ में आ जाएगा एक बार देखेंगे, जैसे दिग्बोई वगैरह। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वही याद करना है, बस एक बार देख लेना इस मैप को। इसके अंदर जैसे जामनगर, वादीनाथ, ठीक है, यहाँ पर ये पूछ लेगा कहाँ पर है ये। ठीक है, ये रिफाइनरी वगैरह, तो कभी आपको याद जैसा आ रहा है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक बार देख लेना इसको, इतना टफ नाम नहीं है इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो होप कितने समझ गए हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल सोर्स है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब क्या है? एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज आर ओनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और जो बायोमास है, ये हमारे क्या रिन्यूएबल है, यानी कि हम इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे ये सोर्सेज, ऐसे सोर्स है। और नेचुरल सोर्स है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है ना, ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इनको समझ लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज है हमारे पास, ये एग्जॉस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम सोर्स का यूज़ करते हैं ना, जैसे यूरेनियम वगैरह का, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, यह हमेशा के लिए नहीं है।
ठीक है। बट ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होता जैसे जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, इनकी तरह ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। इसको हम प्योर एनर्जी सोर्स में लाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मिनरल है जो यूज़ किया जाता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वो हमारे पास यूरेनियम और थोरियम है। थोरियम से हम अभी एनर्जी नहीं बना रहे हैं, थोरियम इंडिया में बहुत मात्रा में मिलता है, यानी कि 25% के अराउंड हमारे पास इंडिया में थोरियम मिलता है, बट यूरेनियम इंडिया में नहीं है, ये हम मोस्टली इम्पोर्ट करते हैं। ओके इसके बाद यूरेनियम डिपॉजिट अकर इन द धारवाड़ रॉक, जो मिलता है इंडिया में वो मिलता है धारवाड़ रॉक में, ठीक है। इसके बाद जोग्राफिकली यूरेनियम और नोन टू अकर इन अ सेवरल लोकेशन, बहुत सारी लोकेशन में मिलता है, बट अलोंग द सिंहभूम कॉपर बेल्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है क्या, यूरेनियम वगैरह। ओके इतना समझ गए। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, उदयपुर हो गया, अलवर हो गया, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर भी आपको मिलता है क्या, न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स यूरेनियम, ठीक है। इसके बाद दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, भांडरा जो है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम के सोर्सेज कहाँ कहाँ मिलते हैं एक बार देख लेना यहाँ से, ठीक है। इसके बाद थोरियम जो है, यूरेनियम समझ गए, थोरियम भी जो है हमें मोस्टली ऑब्टेन होता है कहाँ से, मोनोजाइट और इल्मेनाइट से, ठीक है, जो हमें बीच सैंड में मिल जाता है, कोस्ट ऑफ केरला और तमिलनाडु की कोस्ट में इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, ठीक है, थोरियम वगैरह की, ठीक है। कहाँ से निकलता है ये भी याद रखना, ठीक है, मोनोजाइट और इल्मेनाइट से, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट अकर इन द पालाकाड एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा मोनोजाइट जो डिपॉजिट है वो मिलता है। इसके बाद विशाखापट्टनम के पास जो आंध्र प्रदेश है, या जो आपका महानदी रिवर डेल्टा है उड़ीसा में, यहाँ पर भी आपको मोनोजाइट अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज स्टेबलाइज इन 1948, याद रखना भैया एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब स्टेबलाइज हुआ था, 1948 में, ठीक है ना। प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ टॉम्बे, ठीक है। बट जो असली काम हुआ था वो हुआ था जब हमने एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट को स्टेबलाइज कर दिया था, कहाँ पे, टॉम्बे में, कब, 1954 में, ठीक है, जिसका नाम हमने बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया था 1967 में, ठीक है। हमारे न्यूक्लियर फादर बोले जाते हैं, वो है हमारे होमी बाबा सर, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था। ओके इसके बाद दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे पास है वो है तारापुर महाराष्ट्र, भैया याद रखना, ठीक है। रावत भाटा जो कोटा में है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। कालपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका, ठीक है ना, काकरापारा गुजरात में। इसमें सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है, सब के सब इंपॉर्टेंट है। ओके इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोलर एनर्जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सन रेस है इनको हम टैप कर सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल में एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी, इसी को सोलर एनर्जी बोलते हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद द टू इफेक्टिव प्रोग्रेस कंसिडर्ड टू बी वेरी इफेक्टिव टू टैप सोलर एनर्जी आर फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। भैया दो टेक्नोलॉजी है, पहला है सोलर थर्मल, दूसरा है फोटोवोल्टिक। इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कहीं पे टैप कर लेते हैं, कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, या एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके इसके बाद जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है हैज़ सम रिलेटिव एडवांटेज, कुछ उसका एडवांटेज हो जाता है, ठीक है, जैसे ओवरऑल अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इट्स कॉस्ट कॉम्पिटिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और कॉस्ट भी कम लगती है इसकी, किसकी, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना। इसके बाद जो सोलर एनर्जी है वो 7% ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपकी कोल से, ठीक है, और ऑयल बेस्ड प्लांट से, और इसके अलावा 10% ज़्यादा इफेक्टिव होती है न्यूक्लियर प्लांट से। इसलिए सोलर एनर्जी क्या है, ज़्यादा यूज़फुल है हमारी, ठीक है। इसके बाद सोलर एनर्जी जो है ये जनरली यूज़ होती है इन द अप्लायंसेस लाइक हीटर वगैरह, ठीक है ना, क्रॉप ड्रायर या कुकर्स वगैरह में आपकी यूज़ हो जाती है सोलर एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इंडिया की बात करें तो जो वेस्ट पार्ट है इंडिया का, इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, ठीक है। होप कितना समझ गए हो सोलर एनर्जी के बारे में, कितना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भैया विंड एनर्जी, ठीक है। तो विंड एनर्जी जो होती है हमारी एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री होती है, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है भैया, जब तक अर्थ रहेगी, ठीक है, जब तक जान रहेगी अर्थ में तब तक आपकी विंड चलती रहेगी, तो विंड एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए इसको हम इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। सिंपली हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है, ठीक है ना, इसको हम टरबाइन के थ्रू, इसके थ्रू हम टरबाइन घुमाते हैं और हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है ना। सिंपली ये जो टरबाइन है ये घूमते हैं और विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद जो परमानेंट विंड सिस्टम है, ठीक है, सच एज ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, सीजनल विंड लाइक मानसून, ठीक है ना, हैव बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इनको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं।
इसके बाद बिसाइड दीज लोकल विंड, लैंड एंड सी ब्रिजेस कैन ऑल्सो बी यूज, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये हमारी फेवरेबल कंडीशंस है विंड एनर्जी के लिए, ठीक है ना। कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये काफ़ी अच्छी जगह है किसके लिए? विंड एनर्जी के लिए, ठीक है। इतना समझ गए हो होप किया विंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आई होप। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो भैया टाइडल एंड वेव एनर्जी क्या होता है? जैसे कि ओशन करंट जो है ये हमारा स्टोर हाउस है इनफाइनाइट एनर्जी का। हम लोग जानते हैं भैया टाइड वही तो आती है, वेव वही तो चलती है इसके, ठीक है। इसके बाद सिंस द बिगनिंग ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी persistent effect were made to create a more efficient energy system from ceaseless tidal waste and ocean current। भैया हमने जो हमारी 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के बाद हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि जो समुद्र के अंदर जो ये, ठीक है ना, बिना रुके जो टाइड चलती है, ठीक है, ओशन करंट चलती है, इसका हम यूज़ कर सके, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सके, ठीक है। तो जो लार्ज टाइडल वेव्स है आर नोन टू अकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है ना, वहाँ पे आपका लार्ज टाइडल वेव्स चलती रहती है, ठीक है। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलॉन्ग द कोस्ट, बट सो फार दिस हैव नॉट यन बी यूटिलाइज। बट बहुत लंबे समय से इसको हमने यूटिलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूटिलाइज करने की। ये एक मेन रीजन हो सकता है, ठीक है ना। बट हम टेक्नोलॉजी फ्यूचर में डेवलप कर सकते हैं और इस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जो हमारे बाकी काम में यूज़ आ सके, ठीक है। होप कि इतना समझ गए हो आप, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो भैया जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है आपकी? यहाँ पर जैसे जो हमारे पास मैग्मा होता है ना इंटीरियर अर्थ में, अर्थ के अंदर पे, ये सरफेस में आ जाता है, ट्रिमेंडियस हीट लेके, ठीक है ना, इनको रिलीज़ कर देता है, ठीक है। जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा वगैरह है, ठीक है ना, ये बाहर को निकल जाएगा, ठीक है ना, इसके वजह से हीट वगैरह है रिलीज़ हो जाती है। तो हम इसी हीट का यूज़ करते हैं जियोथर्मल एनर्जी में, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुल बी टैप्ड, इनको हम टैप कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हॉट वाटर होता है, ठीक है ना, अर्थ के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैग्मा है, मैग्मा के सोर्स के पास सोर्स सपोज करो कि यहाँ पर वाटर है, ठीक है ना। तो जो हॉट वाटर है यहाँ पर भी हम एक छोटा सा गस करके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हॉट वाटर को ऊपर लेके आ सकते हैं, इनकी मदद से टरबाइन घुमा सकते हैं, ठीक है, उससे हम एनर्जी बना सकते हैं। ओके, तो यही कह रहा है ये, अपार्ट फ्रॉम दिस द हॉट वाटर दैट गसेस आउट थ्रू द गीजर्स वेल is also used in generation of thermal energy. It is popularly known as geothermal energy. इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो वाटर वगैरह टैप्ड हो जाता है, ठीक है ना, अर्थ के अंदर, और जो अर्थ की हीट के वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, एकदम उबलने वाला, तो उसकी एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हॉट स्प्रिंग है या जो गीजर्स है आर बीइंग यूज्ड सिंस मेडिवल पीरियड, ठीक है। हॉट स्प्रिंग को या गीजर्स को, ठीक है ना, इनको तो हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है, बट इनसे एनर्जी नहीं बना रहे, ठीक है। इन इंडिया के अंदर अगर आप जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की बात करेंगे तो ये कमीशन हुआ था मणिकरण में, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है, वहाँ पर आपको मिलता है देखने के लिए इस तरीके का सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर हम जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हमें बनाया हुआ है, जो हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जो पहला सक्सेसफुल अटैम्प्ट था ये हमने किया था 1890 में, ठीक है। कहाँ पे किया हुआ था? जो सिटी है, सिटी ऑफ बोइसे, जो इडाहो में है, जो यूएसए का अंदर है, ठीक है ना। वेयर हॉट वाटर पाइप, जहाँ पर एक हॉट वाटर पाइप नेटवर्क है, वॉज बिल्ड टू गिव हीट टू द सराउंडिंग बिल्डिंग, ठीक है। जो हॉट वाटर पाइप है उसकी मदद से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, उससे हमने एनर्जी या हीट दी किसको? जो बिल्डिंग वगैरह है उसको, ठीक है। इसके बाद जो प्लांट है स्टिल वर्किंग, ये जो प्लांट है आज भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे पहले ये प्लांट कहाँ बना था? बोइसे में, जो कहाँ है? इडाहो में। कहाँ है इडाहो? ये यूएसए के अंदर है। कब बना था? 1890 में, ये भी याद रखना, ठीक है। होप कि आप इतना समझ गए हो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। इतना समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी से हम क्या समझते हैं कि जो एनर्जी है जो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, जो वेस्ट वगैरह होता है उनसे हम एनर्जी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस, ठीक है। इससे हम गैस भी बना सकते हैं, हीट भी बना सकते हैं, या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बना सकते हैं जो कुकिंग वगैरह के काम आती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ये इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग प्रोसेस करते हैं किसी भी वेस्ट को या गार्बेज को, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, ठीक है।
दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ एंड रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्री। भैया जो गांव के एरिया है वहाँ पर जो वेस्ट है आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी बना दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे आप जो गांव के एरिया है वहाँ की कितनी मदद कर पा रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है कम हो जाता है इसके वजह से। इन्हेंस करता है क्या सेल्फ रिलायंस, आप गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। आप अपने गांव में जो वेस्ट है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। या रिड्यूस कर सकता है प्रेशर ऑफ फ्यूल वुड, ठीक है। जो फ्यूल वुड है, जो आप लकड़ी वगैरह काट के जो आप खाना बनाते हैं उसमें, ठीक है, वो आप नहीं करेंगे अगर आपको इस तरीके से एनर्जी मिल जाए तो, ठीक है। तो इसके वजह से अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी, ये हमारा ओखला में है दिल्ली के अंदर, ठीक है। जो ओखला एक जगह है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर हम जो वेस्ट है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो होप कि आप बायो एनर्जी को समझ गए हो और जो एनर्जी के बाकी सोर्सेज हो उनको भी समझ गए हो। तो इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। भैया मिनरल रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम बचे हैं हमारे पास, ठीक है ना, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे वो हमारी अर्थ से, ठीक है। तो एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भैया, जो हमारे पास मिनरल्स है जो हानिकारक है उनको कम यूज़ करना पड़ेगा। जो मिनरल्स जैसे कि जो वैसे मिनरल्स हैं जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा हमारे पास। ये हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, ठीक है ना। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। भैया आप इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इतने अंधे ना हो जाओ कि आप जो इन्वायरमेंट है उसको ही भूल जाओ, क्योंकि इन्वायरमेंट आफ्टर ऑल सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी के लिए ही ख़राब होगा आने वाले समय में, ठीक है। इसके बाद जो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है ना, जैसे हम कोयल का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि हिंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्स। तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और आने वाले फ्यूचर के लिए रिसोर्स भी बचा सकें, ठीक है। द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स लाइक सोलर पावर, ठीक है, ये जो विंड है, ये जो वेव है, जो जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है, ये हमारे इनएग्जॉस्टिबल हमारे रिसोर्स है, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ओके। इसके बाद दीज शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम डेवलप कर सकें क्या, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को, ठीक है ना। इसके बाद दीज शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है जैसे कोयला वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह, इनको हम रिप्लेस कर सकें एनर्जी के सोर्स के लिए, तो इसलिए हमको इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, इनके अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह को, ओके। इसके बाद इन केस ऑफ मेटलिक मिनरल यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल विद इनेबल रिसाइकिल ऑफ मेटल। भैया जैसे हम मेटल की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आयरन ओर निकालेंगे वो गलत है। इससे अच्छा जो हमारे पास आयरन ओर ऑलरेडी मौजूद है उनको अगर हम रिसाइकिल करें, ठीक है ना, वो जो स्क्रैप है हमारे पास कूड़े के तौर पे मौजूद है आयरन ओर, हम उनको जितने ज़्यादा रिसाइकिल कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। उतना हम क्या कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम कम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ओके। इसके बाद यूज़ ऑफ स्क्रैप स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल लाइक कॉपर, लेड, जिंक इन इंडियाज रिजर्व आर मर्ज, ठीक है। ये जो मिनरल्स जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है ना, लेड हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, इनके जो डिपॉजिट है इंडिया के अंदर बहुत कम है, ठीक है ना। इसलिए अगर हम जितने ज़्यादा इनको अगर हम यूज़ कर सके, रिसाइकिल कर सके, उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर स्क्रैप मेटल मे ऑल्सो रिड्यूस द कंजम्पशन, ठीक है ना। स्क्रैप मेटल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो इसकी वजह से कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्केर्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस, ठीक है। जो बहुत कम बचे हुए मिनरल्स हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाना चाहिए, सो दैट एग्जिस्टिंग रिजर्व मे बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड, ताकि जो अभी हमारे पास मौजूद रिजर्व है ये बहुत लंबे समय तक के लिए काम आ सके, ओके। ये क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है, जिसके अंदर हमने देखा कि भैया क्यों ज़रूरी है मिनरल का कंजर्व करना, ठीक है, हमें फ्यूचर के लिए चाहिए ये। अगर हम स्क्रैप मेटल को रिसाइकिल करते हैं तो क्या होता है। होप कि आप इतना समझ गए हो कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी हो। इतने समझ गए हो तो हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है भैया, राजस्थान में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, बिहार में नहीं, आसाम में है, ठीक है, तो आसाम सही हो जाएगा। इसके बाद एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड। फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ आपका स्टार्ट हुआ था, तो भैया वो आपका स्टार्ट हुआ था तारापुर में। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड। किसको ब्राउन डायमंड बोलते हैं भैया, लिग्नाइट को। क्यों, क्योंकि ये प्योर मिनरल नहीं है, ये थोड़ा पुअर क्वालिटी का मिनरल है, इसके बेसिस को हम ब्राउन डायमंड भी बोलते हैं लिग्नाइट को। ये क्या है, कोल है, ठीक है।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सा भैया? सोलर है, नहीं है। विंड है, नहीं है। हाइडल है, नहीं है। थर्मल, थर्मल क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बार ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं कर सकते यूज़। ओके, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। ठीक है, तो पहला है हमारे पास गिवन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका इन इंडिया। भैया पीछे पूरा देख रखा है हमने, जस्ट बैक द वीडियो एंड सी द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूक्लियर पावर, मेंशन द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। ये भी हमने पीछे पूरा देख रखा है, ठीक है ना। इसके बाद है नेम द नॉन फेरस मेटल, जो नॉन फेरस मेटल है उनके नेम देने हैं, वो भी हमने पीछे जस्ट पूरा देख रखा है। इसके बाद है नेम द नॉन फेरस मेटल, ये भी हमने जस्ट पीछे पूरा देख रखा है। इसके बाद डिस्कस देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हमने देख रखा है। व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी जस्ट पूरा देख रखा है। इसके बाद राइट अ डिटेल नोट ऑन पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पेट्रोलियम रिसोर्स ऑफ इंडिया है इसके बारे में डिटेल नोट हमने पूरा का पूरा पीछे देख रखा है, ठीक है ना। हमने हर टॉपिक कवर करे हुए हैं, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है, हमने सारे के सारे देखे हुए हैं। बस हमने ये जो हाइडल पावर इन इंडिया है इसके बारे में हमने डिटेल में नहीं देखा है। भैया हाइडल पावर क्या होता है? जिससे हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, राइट। डैम वगैरह जो है यही हमारा होता है हाइडल पावर, ठीक है, जहाँ पर हम वाटर से, ठीक है ना, वाटर से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम हाइडल पावर बोलते हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स है, बहुत सारी मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, जो सालाना बहुत सारा वाटर समुद्र में छोड़ देती है। उन वाटर को स्टोर करके डैम के तौर पर उनसे हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उन्हीं को हम हाइडल पावर बोलते हैं, ठीक है ना। डैम बहुत सारे हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देख लेंगे, ठीक है ना। तो जो डिटेल है हमारे पास इस क्वेश्चन के बारे में, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हमें हाइडल पावर इन इंडिया के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है। सो टिल देन सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।